आज के इस विश्लेषण में सीधे टॉपिक पर आते हैं। किसी देश का नक्शा देखते वक्त क्या ये ख्याल आता है कि इन सीमाओं को तय करने के पीछे कैसा संवैधानिक जाल बिछा होता है? आज हम ठीक इसी कॉन्सेप्ट को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 को आम जिंदगी के लॉजिक से बिल्कुल नए तरीके से डिकोड करेंगे। चलिए जल्दी से एक रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। पहले हम देश को एक बिग हाउस की तरह समझेंगे, फिर एडमिट और एस्टैब्लिश का कोर फर्क देखेंगे। उसके बाद बात होगी पार्लियामेंट की ताकत पर और आर्टिकल 2 और 3 के अक्सर होने वाले कंफ्यूजन पर। आखिर में कुछ रियल लाइफ हिस्टोरिकल उदाहरण और एक अल्टीमेट रियलिटी चेक देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, इंडिया एज अ बिग हाउस। ये एक ऐसी मेटाफर है जो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर देगी। अगर नक्शे की जगह देश को एक विशाल घर की तरह देखा जाए तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा घर है। अब अगर किसी नए बाहरी सदस्य को इस घर में हमेशा के लिए लाना हो या घर की जमीन पर एक बिल्कुल नया कमरा ही बनाना हो, तो इसके क्या रूल्स होंगे, किसके पास ये पावर होगी? यही बेसिक सवाल इस पूरे मुद्दे की नींव है। और यहीं पर एंट्री होती है संविधान के आर्टिकल 2 की। ये लिटरली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। एक सिंगल डायरेक्ट क्लॉज जो हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नए स्टेट्स को देश में एडमिट करे या अपनी शर्तों पर नए स्टेट्स इस्टेब्लिश करे, बिना किसी उलझाने वाले सब क्लॉजेस के। ये उस बड़े घर में नए हिस्से जोड़ने का सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है इसका कोर मैकेनिज्म, एडमिट बनाम इस्टेब्लिश। संविधान में ये दो बहुत स्पेसिफिक टर्म्स यूज हुए हैं और इनका फर्क एक स्कूल के उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाता है। एडमिट करने का मतलब है जैसे कोई स्टूडेंट पहले से किसी दूसरे स्कूल में था और अब आके एडमिशन ले रहा है, यानी अस्तित्व पहले से था। दूसरी तरफ एस्टैब्लिश का मतलब ऐसा है जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बिल्कुल नई क्लास शुरू कर दी हो जो पहले थी ही नहीं, एकदम नए सिरे से। जब इस स्कूल वाले लॉजिक को देश की सीमाओं पर लगाया जाता है तो पिक्चर साफ हो जाती है। एडमिट का सीधा मतलब हुआ किसी ऐसी बाहरी टेरिटरी को देश में शामिल करना जो जियोपॉलिटिकली पहले से ही एग्जिस्ट करती हो, और एस्टैब्लिश का मतलब है एक ऐसी नई टेरिटरी को देश का हिस्सा बनाना जिसे एकदम स्क्रैच से खड़ा करके एक नया इंडियन स्टेट बनाया जा रहा हो। ये बारीक कानूनी अंतर ही तय करता है कि बॉर्डर के बाहर का इलाका भारत का हिस्सा एग्जैक्टली कैसे बनेगा। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, पार्लियामेंट सेट्स द रूल्स। इस पूरे सीक्वेंस में एब्सोल्यूट अथॉरिटी आखिर किसके पास है? संविधान की बस एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसकी ताकत देखिए, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, यानी उन नियमों और शर्तों पर जो उसे ठीक लगे, ठीक उस स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह जो नए एडमिशन के टर्म्स खुद डिसाइड करता है। ये फ्रेज पार्लियामेंट को पूरी तरह से और बिना किसी रोक-टोक के अधिकार प्रदान कर देता है। इसका ग्राउंड रियलिटी में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट बस टेरिटरी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती, वो तय करती है कि नए स्टेट के रूल्स क्या होंगे, उसका संवैधानिक स्टेटस कैसा होगा और उस नए इलाके को देश के ढांचे में इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। क्या नए क्षेत्र को बाकी स्टेट्स जैसे अधिकार मिलेंगे या उसके अपने कुछ स्पेशल रूल्स होंगे? ये आखिरी कॉल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की होती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 4 पर, आर्टिकल 2 वर्सेस 3। ये एक ऐसी उलझन है जिसे प्रैक्टिकली दूर करना बहुत जरूरी है। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच का फर्क समझना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 2 प्योरली बाहरी एडिशंस के लिए है। ये देश के बॉर्डर के बाहर से नए स्टेट्स को अंदर लाता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 3 हमारे देश के इंटरनल स्ट्रक्चर को हैंडल करता है। जो स्टेट्स पहले से भारत के नक्शे के अंदर हैं, उन्हें तोड़ना, जोड़ना या उनके नाम बदलना ये आर्टिकल 3 का काम है। उदाहरण के लिए, जब नया स्टेट तेलंगाना बना या उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, तो वो आर्टिकल 3 था। लेकिन अगर बॉर्डर के बाहर से किसी नई टेरिटरी को लाना हो तो वहां हमेशा आर्टिकल 2 लागू होगा। चलिए 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं, रियल लाइफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। थियरी तो ठीक है, पर हिस्ट्री में यह असल में कैसे अप्लाई हुआ? ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन लॉज ने वास्तव में देश का नक्शा आकार दिया है। सबसे प्राइमरी और बेस्ट एग्जाम्पल है 1975 में सिक्किम का भारत में आना। उससे पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम और प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। वहां की जनता और नेतृत्व के फैसले के बाद भारत में उसका मिलना एडमिट करने का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया।
ठीक इसी तरह पुडुचेरी जैसी फ्रेंच टेरिटरीज जो पहले फ्रांस के कंट्रोल में थी, उन्हें अलग अलग ट्रीटीज के माध्यम से भारत में लाया गया। ये प्रूव्स हैं कि पेपर पर लिखे लॉज हकीकत में बॉर्डर्स कैसे एक्सपैंड करते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट रियलिटी चेक, व्यवहारिक सीमाएं और हकीकत। पेपर पर तो पार्लियामेंट को एकदम एब्सोल्यूट पावर मिलती दिखती है, कोई स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक देश ऐसे ही रातों रात आगे बढ़ाकर क्षेत्रों को जोड़ नहीं सकता। असली दुनिया में इंटरनेशनल लॉ, दूसरे देशों के साथ हुए एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज और उस वक्त की ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दीवार का काम करते हैं। ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि इस बेपनाह शक्ति का असर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर एक बैलेंस के साथ हो। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। स्टेप 1, ये तय करना कि किसी एक्सटर्नल मेंबर को लाना है या बिल्कुल नया कमरा बनाना है। स्टेप 2, पार्लियामेंट अपनी कानूनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके उसे एडमिट या एस्टैब्लिश करती है। और स्टेप 3, आखिर में वही पार्लियामेंट उस बड़े घर के नियम और एग्जैक्ट टर्म्स सेट करती है। ताकत की शुरुआत और अंत दोनों पार्लियामेंट से ही होती है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस समझने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा होता है। कानून के हिसाब से तो संसद की इस शक्ति पर कोई रोक नहीं है, पर क्या असल जिंदगी में जियोपॉलिटिक्स, ट्रीटीज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही हमारी नक्शे की आखिरी लकीरें तय करते हैं? क्या रियल वर्ल्ड की मजबूरियां संविधान की स्याही से ज्यादा ताकतवर होती हैं? ये एक ऐसी डीप रियलिटी है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।